अभी आपने जो है जितनी भी देर आपकी बातें सुनी है उसमें एक चीज आई है कि मुस्लिम कमजोर है। एक आपने रमजान में जो गोबर खिलाने वाली बात की, आप चुनाव में उतर रहे हैं, सपा पे आरोप लगाया कि वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है, बीजेपी पे लगाया कि वो हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाती है। लेकिन अभी जो पूरी तरीके से आप करने जा रहे हैं, कहीं आप भी तो डर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक पक्ष को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि यहां की अगर स्थिति देखें तो अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ ऐसे भी कई गांव हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां मंदिरों के घंटे नहीं बजते हैं, शाम को आरती नहीं होती है, उस तरीके के प्रतिबंध वहां लगा दिए जाते हैं। अगर एक घटना को आप इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं तो कहीं आप बंटवारे की तो प्रयास नहीं कर रहे हैं आप भी? सर, मैं आपको से मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मुजफ्फरनगर का जिम्मेदार मैं हूं क्या, या मेरी तकारीर है? कल पार्लियामेंट में सवाल का जवाब आया था कि उत्तर प्रदेश में 2016 में जून तक 160 के करीब कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। मैं जिम्मेदार हूं क्या उसका? सर, आप ये पूरा बोझ मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं थक चुका हूं। मैं ये सेकुलरिज्म का बोझ नहीं उठाने वाला हूं। मैं कूली नहीं हूं सर, ये बोझ सबको उठाना पड़ेगा। मैं उठाकर थक चुका हूं। मैं कोई लेबर अड्डे का लेबर नहीं हूं कि इस बोझ को उठाऊंगा। अब ये बोझ सबको उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर सबको नुकसान होगा। मैं सुनिए मेरी बात, और मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एक्टिविटी करेंगे, सबके जलसे होंगे, सबके रैलीज होंगे, मेरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मेरी? हाँ, नहीं, धर्म की बात नहीं है, जमहूरियत की बात है। नहीं, उनका एक सवाल ये है कि दरअसल कुछ इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर मंदिरों में घंटी नहीं बज पाती है उनके दबाव की वजह से। अच्छा देखिए, एक मिनट रुक तो जाइए। अच्छा सुनिए, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो सवाल पूछने का हक नहीं है उसको। मैं वही तरीका हो गया। इससे पहले जो स्थिति थी, जो आप जो हल्ला करने लगे। देखिए स्थिति, आप लोग क्यों देश में अमन चैन नहीं रहने देना चाहते हो यार? वो सवाल कर रहा है, ये जवाब दे रहे हैं सिलसिलेवार। आप बीच में खड़े हो गए, आपके जो सवाल होंगे आप कर लीजिएगा। यानी इसका मतलब है आपका वर्चस्व होगा तो वो कल सवाल नहीं कर सकता है, इनका वर्चस्व होगा तो आप सवाल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति मत लाओ यार, इसमें मत फंसो। वैसे साहब, वो एक सवाल है उनका कि क्या ऐसी स्थिति है, आप कोई कैटेगरी बताने की भी स्थिति में है तो बता दीजिए आज। हाँ, कानपुर गांव पड़ता है, उसमें हुआ है। अब्दुल्लापुर के पास एक गांव था, वहां पे शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई। ठीक है, अब ये सवाल है वहां पे, अरे वो भी सही है यार, वो भी सही है, आप सही बोल रहे हो। यही तो बात है कि देश की सियासत जो है, जिसका भी वर्चस्व होता है, जिसकी जीत होती है, वो दूसरे को दबा, इससे कैसे आप पार लगाओगे? मजहबी आजादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, और वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, सबके लिए है। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि फंडामेंटल राइट सबको मिले, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है कि वो हिंदू मुसलमान ना देखे। ये फंडामेंटल राइट सबको मिलता है और मिलना चाहिए, इसको कोई नहीं छीन सकता। ये मेरा जवाब है। वैसे सब एक सवाल है, आपने कहा कि आप यहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और जिनका वोट बैंक का बहुत वजन भारी हो गया उसको आप हल्का करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि यूपी में जो स्थिति है उसमें आप सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करते हैं। जो पॉपुलेशन है उससे आप किसी का खेल तो खराब कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, बीएसपी, उनके साथ कोई एक और मुस्लिम्स के अलावा भी कोई वोट बैंक है, तो सिर्फ मुसलमानों के दम पे आप लड़ तो सकते हैं, लेकिन जीतेंगे कैसे? सर, किसने कहा आपको कि मैं सिर्फ एक ही कम्युनिटी का वोट लूंगा? सर, हमको हर कम्युनिटी का वोट मिलेगा। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं आपका जवाब दे रहा हूं सर। बीजेपी अपना दल उनके साथ है, कुर्मी उनके साथ है। बीजेपी ने राजभरों को अपने साथ ले लिया, और ठीक है, एसपी कह रही है कि अब हम मोस्ट बैकवर्ड क्लास को दलित का स्टेटस मिले, कह रही है ना। बीएसपी का अपना एक वोट है। ये सब कर रहे हैं, मगर इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता कम्युनलिज्म का, कोई नहीं लगाता इनके ऊपर।
क्यों नहीं लगाते? और एक ओवैसी खड़ा हो गया तो आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये रियलिटी है जमहूरियत की, उत्तर प्रदेश की, कि सब कर रहे हैं मगर हम नहीं करना। हम नहीं करना, क्यों नहीं करना? हम क्या गुलाम है क्या इनके? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो माइंडसेट है ना, ये जो दिमाग में जाले पड़ चुके हैं, ये जालों को निकालना पड़ेगा। सब करते हैं, सब कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे, आपको नहीं करना चाहिए। अकाली दल अकालियों की पार्टी है, वहां द्रविडियनों की पार्टी है, यादवों की पार्टी यहां पर है, हर पुलिस स्टेशन में यादव मिल जाता है आपको, मगर कोई इनसे सवाल नहीं करता। अब जब हम खड़े होकर कहते हैं, बोले देखिए आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं सर, कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वोट बैंक लगातार बना रहा, अब तक समझ में नहीं आया इसके पीछे बेसिक कॉज क्या है? लगातार दूसरों पे भरोसा करना या मुस्लिम्स की अशिक्षा? वन क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज, आप कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको बिल्कुल बहुत जबरदस्त भरोसा है, सारे भारतीय लोगों को है, होना भी चाहिए। उसी संविधान में समान नागरिक संहिता की भी बात है, आपके उस पर क्या विचार है? ये दो क्वेश्चन मेरे आपसे हैं, प्लीज बताइएगा। कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपके विचार। पहले सेकंड क्वेश्चन का जवाब देता हूं। सर, आपको मालूम है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट्स मिलते हैं ना? निकाल लीजिए ना सर उसको, हमको भी दीजिए। या तो फिर आप क्यों मुसलमानों को नहीं दे रहे? मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट्स मिलते, मुसलमानों क्यों नहीं देते आप? दूसरी बात, हमने नागाओं से हमने अभी फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट भी नहीं किया, उसको हम पब्लिकली ला नहीं सकते। सुबह बैठिए, जितना सबर करिए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 में नागालैंड और मिजोरम को हमने प्रोटेक्शन दिया है कि आपके कल्चरल राइट्स को हम हाथ नहीं लगाएंगे, दिया है ना? आप उसको निकाल लेंगे? नहीं निकाल सकते। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल 16 हैं, एक नहीं है, यूनिफॉर्म 16 हैं, जिसमें से एक ये कहा गया कि शराब पर पाबंदी लगाओ। सर, आपके पास डेटा आता है गवर्नमेंट का कि हिंदुस्तान में 1,75,000 लोग सालाना मरते हैं एक्सीडेंट से, जिसमें से 65% शराब पीकर किसी की जान लेते हैं। हमारे पास डेटा है कि शराब पीकर औरतों पर जुल्म होता है। तो क्यों नहीं आप और हम मिलकर बोले कि शराब पर पाबंदी लगा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में? क्यों नहीं होना चाहिए? चौथी बात यह है कि हमारा मुल्क एक डाइवर्स कंट्री है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक खाने अलग हैं। एक जगह पहले रोटी खाते, एक जगह बाद में रोटी खाते। गुजरात में खाने से पहले मीठा खाते। ये हमारी ताकत है, आप इस ताकत को कमजोर मत करिए। मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। मुल्क को क्या जरूरत है कि जो क्रिमिनल कोड है उसको यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट करिए। दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है तो कानून काम नहीं करता। ये यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड की जरूरत है, सिविल कोड बाद में आएगा। सिविल कोड की जरूरत ही क्या है? अगर सिविल कोड की जरूरत होती तो बाबा साहब अंबेडकर बोलते बना दो इसको। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इतने बड़े बड़े बेहतरीन लोग बैठे थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, 16 डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर हम नहीं बात करते। सर, मेरा सवाल बहुत आसान है, सिंपल है। आप बार बार जमहूरियत की बात कर रहे हैं, बार बार आप भारतीय संविधान में आस्था की बात कर रहे हैं, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह से ही डरो? आप ये क्यों नहीं कहते भारतीय कानून से भी डरो? बिल्कुल, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस वक्त तक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे मुसलमान बनेंगे। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून की पाबंदी करना हर मुसलमान का अवलीन फरीजा है। हम कानून को नहीं तोड़ सकते, कानून के पाबंद रहना पड़ेगा। तीसरी बात, इसीलिए तो मैंने आईसिस को कहा था कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले आपके संबंधी एक समाचार आया था, इसमें कुछ लोग पकड़े गए थे, संदिग्ध लोग थे, तो उसमें आपने कहा था मैंने वकील और लीगल सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो लेकिन आपने एक वर्ग से संबंधित लोगों के लिए बात कह दी, ठीक है, आपकी नज़र में जो भी उचित होगा, लेकिन आपके क्षेत्र में और भी लोग बहुत सारे ऐसे जेल में बंद होंगे जो अंडर ट्रायल होंगे, जो संदिग्ध लोग होंगे। सब क्या उनके लिए भी कभी आपने ऐसा कहा?
सर मैं आपको मेरे खर्चे पर हैदराबाद ले चलता हूं, मेरे ऑफिस में बिठाता हूं, और आप खामोशी से बैठकर देखिए जितने लोग मेरे ऑफिस को आते हैं, मैं रोज 200-300 लोग से मिलता हूं मैं। आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये इंसान क्या है, ये क्या करता है, ये पूछता है कि तुम्हारा मजहब क्या है। आप प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे पास आइए हैदराबाद को, मेरे ऑफिस में बैठिए, खामोशी से बैठकर हर किसी से पूछ लीजिए, और आपको आपके सवाल का जवाब मैं यहां देने के बजाय वहां जरूर मिल जाएगा आपको। और आप आकर जोशी साहब को बता देना, वाजपेयी साहब को। आजम खान के नाम पर सर चुप हो जाते हैं अक्सर और बातों को टाल देते हैं। मैं रामपुर जिले से बिलोंग करता हूं। मैं सर से पूछना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे अभी, तो क्या आप रामपुर आकर रैली करना चाहेंगे? आप इलेक्शन लड़ने तैयार हो तो मैं टिकट दूंगा सर, आप आइए, आप बिल्कुल रेडी। शौकत साहब नाम लिखिए इनका। आपकी जो बातचीत सुनी और आपके हमेशा चर्चे सुने, आपका हमेशा एक ही निशान रहता है, और अपना अपना आप भी कबूला भी है उसको, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। आप भारत के संविधान की बहुत इज्जत करते हैं, उसकी बात भी करते हैं, होनी भी चाहिए। परंतु आपके छोटे भाई ने कहा था 24 घंटे मेरे को दे दो, हिंदुस्तान की पुलिस को हटा दो कि मैं हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। इसका आपने क्या किया? अपने भाई को पार्टी से निकाला? आपने कुछ किया? आपने कह दिया कोर्ट जवाब देगा। कोर्ट से मतलब कोर्ट, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सिर्फ देश के मुसलमानों के मुहिम बनने नहीं जा रहे हैं, आप महाराष्ट्र में भी लड़े, आप बिहार में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में भी आप लड़ रहे हैं। आप ये जवाब दे दीजिए, आपने अपने भाई को पार्टी से निकाला, और कब निकाल रहे हैं आप, और कब हिंदुस्तान के 121 करोड़ 127 हिंदुस्तानियों की इज्जत आप कब करना जानेंगे? इसका जवाब दे दीजिए। सर पानी पियेंगे जरा आप? नहीं, मैं पानी पिलाता हूँ, पीता बहुत कम हूँ। सर मैं तो आपने जो वरुण गांधी को किया था, पार्टी में रखा था ना उनको। अरे सुनिए, अरे सर जरा आप इतने पानी भी नहीं पी रहे, आप बात भी नहीं करने दे रहे। सर वरुण गांधी को तो आपने पार्टी से नहीं निकाला, कोर्ट ने उनसे इंसाफ किया, कोर्ट इंसाफ कर जाएगा। और फिर जो हरामजादे रामजादे कहते, उन्होंने भी कोई कहा, किसी ने कहा था ना, मैंने सुना था कहीं पर, हरामजादे रामजादे किसी ने कहा था, हम भी सुने, आप भी सुने। हमने ये भी सुना था कि जो मोदी को वोट नहीं देंगे वो पाकिस्तान चले जाएं, हमने सुना था, ये भी सुना था हमने ये भी सुना था कि एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो। आज गंगा की सफाई हो रही है, सुना था ना सर। हमने ये भी सुना था कि इन कटुओं को काट दो महाराष्ट्र में, और उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। सर ये देखिए तमाम चीजें हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम तमाम के सर आंखों पर होगा। रहा सवाल कि मैं हिंदुस्तान की इज्जत नहीं करता, सर मैं आपकी दुकान पर कब हाजिर हूं सर्टिफिकेट के लिए बताइए? मैं कब हाजिर हूं? क्योंकि आप दुकान खोलकर, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसका सवाल है। नहीं ठीक है, बस ठीक है। हाँ जी पूछिए। हाँ ओवैसी साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमेशा केवल मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, आप उस भारत के वासी हैं, आप उस हिंदुस्तान के वासी हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बड़े प्रेम और सहयोग के साथ, एकता के साथ रहते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूं कि जब हम इस धरती पर रहते हैं, इस भारतवर्ष में रहते हैं, तो हम भारत माँ की जय कहने में संकोच क्यों करते हैं? हम वंदे मातरम कहने में संकोच क्यों करते हैं? इस बात का आप हमें जवाब दीजिएगा। मैडम अफसोस की बात यह है कि 70 साल गुजर गए मुल्क को आजाद होकर, और जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया वो आज हमसे नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। सन 57 की जंग आजादी इसी सरजमीन से शुरू हुई थी, किसी नागपुर के फतवे पर शुरू नहीं की गई थी। यही मीरठ की सरजमीन थी जहां से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया गया था। और आज आप उन लोगों को जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद लड़े करे और जिनकी लाशें दिल्ली से लेकर मौजूदा लाहौर के जितने झाड़ और पेड़ थे उन पर लटकती थी, आज आप उन्हीं के जानशीन से सवाल कर रहे हैं। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात, आप हमें आपकी बात सब्र से सुना। 70 साल हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं, खुदा के लिए हम पर शक क्यों करते आप? हम पर शक क्यों करते आप हम पर शक क्यों करते? मैं आपसे एक जवाब ही दे रहा हूं।
आपने शुरुआत में कहा कि मुस्लिम इतने परसेंट हैं और उतने परसेंट उनकी जेलों में वो हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि इतने परसेंट होते, कम परसेंट होते हुए भी अधिक जेलों में क्यों हैं? अभी एक भाई ने कहा कि इतने ज़्यादा जिसको देखते हैं उसको अपराध करते हुए हम देखते हैं। वजह उसकी चाहे अशिक्षा हो चाहे कोई भी कारण हो, आपको जो अपनी राजनीति करनी है उसमें कहीं इस बात को आगे बढ़ाइए कि मुसलमानों में जो अपराध की भावना बढ़ रही है वो कम हो, ये परसेंटेज कम हो। और यदि ऐसा नहीं, हम अपने जिस मेरठ में मैं देखता हूँ और दूसरी जगह में भी देखते हूँ, आप जैसे लोगों से उम्मीद है कि बजाय बांटने के और दूसरे आंकड़े जब आप लेते हैं इनके भी ये कारण ढूंढें और उसके समाधान की कोशिश करें। सर, अपराध की भावना, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है, अगर 21% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं, कन्विक्शन सिर्फ 14-15% का होता है। किसकी गलती है फिर ये? अगर जेलों में 11 साल सड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अपराधी नहीं है, किसकी गलती है? आप इसको समाज को गलत कहेंगे? सुनिए मेरी बात। तीसरी बात यह है कि हमारी पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पहले वो लोग तय कर लेते हैं कि मुसलमान ने ही किया। मक्का मस्जिद की मिसाल दे रहा हूं मैं आपसे मिसाल दे रहा हूं। मैं मेरे सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों को 80 बच्चों को मारा पीटा गया। वो मिसालें हैं। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं कि एजुकेशन जरूरी है, इक्विटी जरूरी है। फिर ये देते क्यों नहीं है सत्ता में जो लोग हैं? कौन रोक रहा है उनको? और सुनिए, आप इस बार बैठिए सर, आप मेरे बुजुर्ग हैं, बैठिए ना। क्या कोई मुसलमान इस बात से इनकार करेगा कि आप मुझे स्कूल ना दो? क्या कोई मुसलमान इस बात से इनकार करेगा कि मुझे बैंक से लोन ना मिले? कौन इनकार करेगा सर? हमारे भी ख्वाब वैसे हैं जो आपके ख्वाब हैं। हम भी चाहते हैं कि जिन ऊंचाइयों पे सब लोग जा रहे हैं हम भी जाएं। हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप हमको मच्छी मत दो, हमको मच्छी पकड़ना सिखा दो आप। यही हमारी लड़ाई है। जिस दिन ये हो जाएगा, यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम हमारे मुल्क को बहुत ताकतवर करेंगे। ओवैसी साहब, हो गया नहीं, आधी मिनट हो गया। अनुशासन पे रहें हम लोग, ठीक रहेगा। अब यूपी इलेक्शन के बीच में चेहरा कोई होगा आप लोग का? कोई चेहरा होगा? इतना बदनाम चेहरा है, और क्या चेहरे की जरूरत है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, आप लगातार हमारे साथ बने। बहुत बहुत शुक्रिया।